मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो कि मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ, तो आप उसमें देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में प्लासी, बक्सर और आप उधर दोहरी शासन प्रणाली तक पढ़ चुके होंगे। साथ में पिछले लेक्चर में मैंने मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में बताया था, उसके कारणों को समझाया था। बट आपको बता दें कि ये आगे मैं इसलिए नहीं बढ़ रहा हूँ कि उसके पहले के ना कुछ घटनाक्रम ऐसे हैं जिसको आप अगर नहीं समझेंगे तो आगे का पूरा बेस तैयार नहीं होगा आपका। इसमें 18th सेंचुरी का मेन मार्क आता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो जो सिलेबस है यूपीएससी का या यूपीपीसीएस का अमूमन 1757 के बाद के घटनाक्रमों का जिक्र है, लेकिन आपको थोड़ा सा पहले 18th सेंचुरी के शुरुआत में कहें 1707 में जब मृत्यु होती है औरंगजेब की, तो उस समय से लेके और पूरा 18वीं शताब्दी के बाद का घटनाक्रम, तो उसके बाद वाला तो यहां से कवर हो जाता है, लेकिन 1757 से पहले का क्या आपको नहीं लगता है कि इसको भी पढ़ना जरूरी है? इसीलिए मैंने मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को बताया था पिछले वीडियो में। और 18th सेंचुरी एक ऐसा टॉपिक है ना जो कि इसको पढ़े बिना आपका पूरा मॉडर्न इंडिया का आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसीलिए इसको पढ़ाना भी बहुत जरूरी है 18th सेंचुरी का, ठीक है। इसीलिए इस वाले लेक्चर में और अगले कुछ लेक्चर में 18th सेंचुरी से संबंधित प्रीलिम्स और मेंस के सारे फैक्ट्स को मैं बताऊंगा, और मेंस के संबंधित जो भी मुख्य परीक्षा संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो उस पर चर्चा की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है शशि रंजन और आप जुड़ गए हैं सिविल सर्विसेज पीएमआई एकेडमी से। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूँ कि मेरा मनोबल बढ़ेगा और अच्छे से आपको पढ़ाने के लिए, लेक्चर के लिए अलग अलग तथ्यों के, नए नए फैक्ट्स के साथ और कंसेप्ट के साथ आऊंगा, ताकि आपका पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया का कंसेप्ट क्लियर हो। इसके बाद याद रखिएगा इकोनॉमी की क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है। बीच में अब यूपीए स्पेशल भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मोस्ट प्रोबेबली 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा यूपीए स्पेशल सीरीज। और उसी के साथ साथ बिहार के लिए भी, जो अगला बिहार का एग्जाम होगा 72वीं बीपीएससी, उसके लिए भी तैयारी शुरू कराऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18th सेंचुरी से समझते हैं। 18th सेंचुरी के समझ में ना कई चीजें हैं, फैक्चुअल चीजें हैं, वो मैं अगले 3-4 लेक्चर में वो खत्म करूंगा। अभी हम डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक में 18वीं शताब्दी का भारत, यानी कि भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। यानी कि 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज की क्या स्थिति थी, अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, और सांस्कृतिक या कहें सांस्कृतिक विकास या संस्कृति की क्या स्थिति थी, इस पे चर्चा करेंगे आज के इस लेक्चर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18th सेंचुरी के संबंध में सबसे पहला जो मुद्दा आता है, खासकर जब आप सर जदुनाथ सरकार का जो स्टेटमेंट है अगर आप याद रखेंगे, उन्होंने 18वीं शताब्दी को पूरा अंधकार युग कहा है। अंधकार युग का मतलब यह है कि उनके कहने का तात्पर्य यह था कि 18वीं शताब्दी में राजनीतिक दृष्टि से पूरा पतन का, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, वो कह रहे हैं कि एक तरह से कहें डिक्लाइन का फेज था। जबकि आप अगर ध्यान देंगे, डिक्लाइन में या कहें पतन में और संक्रमण में अंतर होता है। पतन एंड संक्रमण, पतन हुआ कई चीजों का, लेकिन एक ट्रांजिशन फेज था, ये डिक्लाइन फेज ही नहीं था, ट्रांजिशन फेज भी था। तो कई नई नई चीजें भी आई, ठीक है। अंग्रेज आए भारत में, धीरे धीरे करके एक करके भारत में अन्य हिस्सों में कब्जा किया, भारत के बंगाल से शुरू करके। लेकिन संक्रमण इसलिए कहा कि उनके शासन का जो भी इतिहास है वो हम पढ़ेंगे ही आधुनिक भारत में, उनके जो भी आर्थिक प्रभाव थे खासकर उसके बारे में। लेकिन अगर हम पूरे सेंचुरी को ही अंधकार युग कहें कि हाँ हम गर्त में चले गए थे, ऐसा कुछ है नहीं। उन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन पे फोकस किया, औरंगजेब की धर्मांध नीतियों पे फोकस किया और एक नए दौर की शुरुआत की बात करी। इवन कहा जाता है कि 1757 के बाद आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। मध्यकालीन जो एक तरह से कहें अंधकार युग का पूरा चरम वाला हिस्सा था वो खत्म होता है और आधुनिक युग की शुरुआत होती है। तो ठीक है, ये सब होता है, लेकिन सारा फैक्ट ये सही नहीं है। चीजें हर समय में, कुछ अच्छाइयां भी रही हैं भारतीय समाज में, इतिहास में, संस्कृति में, कुछ बुराइयां भी थी, लेकिन केवल बुराइयों के आधार पर हम अंधकार युग नहीं कह सकते। तो इसीलिए अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने लास्ट वाले में डिस्कस भी किया था, तो आप और भी कुछ ब्राइट चीजों के बारे में डिस्कस करिएगा कि ऐसा नहीं है। और वहां के लिए 18th सेंचुरी पूरा अंधकार युग नहीं था, एक यहां से भी कंसेप्ट आपको मिलेगा, ठीक है। आते हैं 18वीं शताब्दी के भारतीय समाज के बारे में। देखिए, भारतीय समाज प्राचीन काल से ही अगर आप देखें तो भारत में जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें बहुत ज्यादा बदलाव 18वीं शताब्दी में भी नहीं आया। 18वीं शताब्दी के समय में भी भारतीय समाज में अगर कहें तो मुगल साम्राज्य का जो केंद्रीकृत ढांचा था वो धीरे धीरे पतन होता है। छोटे छोटे अलग अलग नवाब या कहें क्षेत्रीय सत्ता का उद्भव होता है। वो पहले भी हो रहा था और इस समय खुल के ये लोग सामने आए। उसमें उदाहरण के तौर पे सबसे पहला नाम आता है अवध का,
फिर वहां हैदराबाद में निजाम का आता है, मराठों का आता है, ठीक है। त्रावणकोर में जाएंगे तो त्रावणकोर के मार्तंड वर्मा, इन लोगों का नाम आता है। इधर आप आएंगे तो महाराजा रंजीत सिंह के समय जो पंजाब का उत्थान होता है वो आता है। तो कई, हालांकि ठीक है रंजीत सिंह वाला हिसाब किताब वो लगभग 19वीं शताब्दी की शुरुआत से है, लेकिन सबकी बुनियाद रखी जा चुकी थी 18वीं शताब्दी में, ठीक है। बंगाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ना, मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में। तो कुल मिला के समाज में जो सबसे कहें अग्रिम तबकी यानी सबसे जो ऊंचे ओहदे पे व्यक्ति जिसको सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त था वो कौन था? स्थानीय शासक या नवाब या सम्राट या राजा, जो भी आप इसको नाम से कह लें, यानी कि जो रूल कर रहा है, जो रूलर है वो टॉप पे था समाज में हर तरह से। यानी कि जो सोशल हायरार्की था वहां पे, वो भले ही किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी कास्ट का हो, फर्क नहीं पड़ता है। जो रूलर है वो समाज में टॉप पोजीशन पे है, एटलीस्ट वो अपने इलाके में। जैसे अवध का नवाब है तो अवध के पूरे इलाके में हायरार्की में सबसे टॉप पे कौन था? तो समाज था। और आम जनता, जिसको हम कहते हैं किसान कह सकते हैं, उस समय में किसानी बहुत ज्यादा थी, है ना। तो किसान और समाज के जितने भी लोग हैं, और जैसे कि आप देखेंगे जाति व्यवस्था या फिर कहें धार्मिक आधार पर विभाजन या सामाजिक कुरीतियां थी, वो सब जारी रही थी। उन सारे पॉइंट्स को आप लिखिएगा। तो समाज में कमोबेश ऐसा नहीं है कि समाज अचानक बदल गया है, आधुनिक युग आने से अंग्रेजों ने सब कुछ बदल दिया। इवन उन्होंने तो बांटो और राज करो की नीति भी शुरू करी थी। उसमें उन्होंने भारत में सामाजिक और धार्मिक आधार पर, मैंने पहले भी बताया था कि मैपिंग किया था पूरा भारत का कि क्या क्या सामाजिक कुरीतियां हैं, उसके आधार पर बताया कि तुम गंवार हो, तुम अनपढ़ हो, हमारे पास ईश्वरीय दायित्व मिला है कि हम तुम्हें सभ्य करें, है ना। तो सभ्य बनाने का संस्कार, व्हाइट मीन्स बर्डन वाला जो सिद्धांत था वो सब उन्होंने लागू किया। तो उसके पहले का यह है कि आम जनता की स्थिति अभी भी दयनीय थी। शासक में जो भी कुलीन वर्ग के लोग थे, राजा के अलावा, सम्राट के अलावा, नवाब के अलावा, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो समाज के साम्राज्य में या कहें राज्य में अलग अलग पदों पे आसीन थे, छोटे छोटे नवाब कह लें, छोटे छोटे जागीरदार कह लें या जमींदार कह लें, या जो सैन्य कमांडर हुआ करते थे छोटे छोटे, वो सब कुलीन यानी अभिजात वर्ग में आते थे। तो उनकी स्थिति अच्छी थी सम्राट के साथ साथ, लेकिन आम जनता की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ था। तो समाज में ये चीज आप लिखिएगा कि सबसे बड़ा जो चीज था वो आम जनता की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ। संक्रमण का फेज था लेकिन आम जनता के लिए कोई संक्रमण नहीं आया। इवन आज भी समाज का, वर्तमान समय भी इसको जोड़िएगा कि 90% के आसपास या कहें 80 से 90% के आसपास लोअर मिडिल या फिर कहें गरीब निर्धनता वाले श्रेणी के बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो जिस समाज में आज भी 80 से 90% जनता किसी और पे निर्भर हो या फिर कहें गरीबी एवं दयनीय स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहा हो, तो उसके बारे में क्या कहना। तो उस समय भी समाज में आम जनता की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। समाज में बंटवारा था, वो चलता रहा था, ठीक है। अब आते हैं थोड़े महिलाओं की स्थिति पे। महिलाओं की स्थिति पे आप अगर बात करेंगे, समाज में महिलाओं की स्थिति एक तरह, महिलाएं समाज में हमेशा लगभग 50% के आसपास उनका हिस्सा रहा है ना। पूरा ये कहें नेचुरल प्राकृतिक देन कह लीजिए कि समाज में 50% जिसका हिस्सा रहता है महिलाओं का, 50% के आसपास, उसकी स्थिति प्राचीन काल से भी लेके देखेंगे तो प्राचीन काल में कुछ कुछ उदाहरण छोड़ दीजिए, वैदिक काल का खासकर, तो कमोबेश उनकी स्थिति दयनीय ही रही। एक महिला एक ऐसा तबका है जिसकी स्थिति कमोबेश दयनीय ही रही है। और संक्रमण का फेज उनके लिए कब आता है? लगभग 1990 के बाद, है ना। 1990 के पोस्ट 1990 कहिए, जब भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं, तो पोस्ट 1990 के बाद यानी 1990 के दशक के बाद महिलाओं की स्थिति में थोड़ा सा सुधार। कुछ महिलाओं से आप सारी महिलाओं की स्थिति को नहीं समझिएगा। और आज के डेट में कहें तो 2010 के बाद, ठीक है, 2010 के बाद थोड़ा सा इसमें और उधार है, लेकिन अभी भी हम 50% वाले हिस्से में नहीं पहुंचे हैं। यानी कि अगर कहें तो महिलाओं की स्थिति तब मानी जाएगी सबसे अच्छी जब पुरुष और महिलाएं हर लेवल पे, हर जगह पे, चाहे वो शासन हो, समाज का हो, संस्थान हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, पुलिस हो, सेना हो, हर जगह इनका प्रतिनिधित्व लगभग बराबर हो। ऐसा आज भी नहीं है। तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी और वो प्राचीन समय से चला रहा था। कुछ उदाहरण आप दीजिएगा कि क्या थी दयनीय स्थिति में। तो पर्दा प्रथा का प्रचलन था, दहेज प्रथा का प्रचलन था, बाल विवाह का प्रचलन था, बहुविवाह का प्रचलन था। बहुविवाह अंग्रेज, आप मूलों में देखेंगे जो हरम का उनका व्यवस्था था। इवन भारतीय कई सारे राजाओं ने भी, खासकर राजपूत शासकों ने भी हरम वाला उदाहरण अपने आप को अपनाया। तो ये सब क्या था? समाज पे धब्बा था एक तरह से, है ना। समाज पितृ सत्तात्मक समाज था
ठीक है। विधवा पुनर्विवाह हुआ करता था, ऐसा नहीं है नहीं हुआ करता था। मराठों ने पतदाम, यहाँ पे लिखा हुआ है, पतदाम नामक एक अलग कर लगाया यदि विधवाएं पुनर्विवाह करती हैं तो सोचिए, विधवा पुनर्विवाह को जहां की बढ़ाया जाना चाहिए था, उसको एक तरह से कहें उस पर कर लगाया गया। मैं आधुनिक भारत के में जब सामाजिक सुधार पढ़ाऊंगा तो उस पर भी आऊंगा विधवा पुनर्विवाह के बारे में, ठीक है। तो आप सोचिए यहाँ पे अभी लिखिएगा पतदाम कैसे लगाया गया, क्या कर था, तो एक तरह से कहें कैसे विधवा पुनर्विवाह को हतोत्साहित किया जाता था समाज में अभी भी। तो ये सारी चीजें थी महिलाओं की स्थिति के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा शिक्षा के मामले में खासकर 18th सेंचुरी में कोई ऐसे महिलाओं का उदाहरण नहीं आता जो शैक्षिक दृष्टि से या कहें इंटेलेक्चुअल दृष्टि से वो आगे आई हो, ठीक है। तो ये चीज आप नोट करिएगा। पॉलिटिकल दृष्टि से जरूर कुछ महिलाएं थी जो आगे आई थी, उनका भी आप चाहें तो नाम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज था समाज में, वो था दास प्रथा। दास प्रथा को ना आप एंशिएंट स्लेवरी से नहीं जोड़िएगा, खासकर जो यूरोप में एंशिएंट काल में जो स्लेवरी हुआ करता था उससे नहीं जोड़िएगा। बट दास्ता का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके अधीन काम करने वाले लोग, यानी कि बिना मजदूरी के काम करने वाले लोग। खासकर आज भी आप गांव में जाएंगे, थोड़ी सी स्थिति कहीं कहीं सुधरी है, बट आज भी बेगारी करने वाले लोग बहुत हैं। बेगारी का मतलब ये होता है, अगर हम इसको कहें लिखें तो बेगारी का मतलब ये होता है कि बिना मजदूरी के किसी से काम कराना, बिना पैसा दिए किसी से काम कराना। तो उस टाइम पे भी किसानों में दो तरह के किसान हुआ करते थे। एक जो अपने जमींदार या कहें जिसके भूस्वामी, जिसका भूमि का जो मालिक होता था। कुछ कुछ उदाहरण ऐसे आते हैं किसान को कहा जाता है कि भूस्वामी हुआ करते थे, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे किसान भूस्वामी हुआ करते थे, लेकिन जमींदारों ने इतना उनसे कर वसूला और जमींदार के आगे ऊपर जागीरदार और ये मनसबदारी का जो व्यवस्था था, इतना ज्यादा टैक्स वसूला जाता था कि अकाल पड़ना आम हो गया था 18th सेंचुरी में, ठीक है। हर जगह पे आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे आसफुदौला के समय में भी अकाल पड़ा था, अंग्रेजों ने जब अवध पे एक तरह से कहीं इनडायरेक्टली नियंत्रण किया था, तो वो सब। तो कुल मिला के दास प्रथा में आप ये देखिएगा कि दास प्रथा भले ही प्राचीन काल का नहीं था, लेकिन समाज में वैसे किसान जो बेगारी करते थे वो दास्ता की तरह ही जीवन जीते थे। एक और उदाहरण इसमें आता है कि भारत से कई सारे आप वर्ल्ड हिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें भी देखिएगा कि दासों का ना व्यापार होता था पूरे वर्ल्ड में। तो दासों के व्यापार में क्या होता था, व्यक्तियों का ध्यान रखिएगा, सामान का नहीं, खासकर बच्चों का, छोटी छोटी लड़कियों का, इनका ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था पूरे वर्ल्ड में। एक ट्रायंगल चल रहा था, वो भी मैं जिक्र करूंगा वर्ल्ड हिस्ट्री वाले में। तो भारत भी उससे अछूता नहीं था। जब अंग्रेज आए थे तो उस टाइम पे भी दास प्रथा यानी कि स्लेवरी के लिए बच्चों को, खासकर बंगाल वाले इलाके में जब अंग्रेज आए तो बच्चों के किडनैपिंग के केस बहुत बढ़ गए थे। किडनैपिंग के केस में क्या होता था, इनको उठा के बच्चों का कीमत या कहें आम आदमी का जो दास, जिसको दास बनाया जाता था, युद्ध में जो बंदी हो जाते थे उनमें से कईयों को दास बना लेता। इनकी कीमत क्या थी, चंद कुछ रुपए थी, 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया। व्यक्ति का हट्टा कट्टा शरीर या फिर उसका जेंडर के हिसाब से उसका कीमत लगाया जाता था। तो एक्सपोर्ट भी हुआ करता था। आप समझ सकते हैं 18th सेंचुरी में खासकर बंगाल वाले इलाके में बच्चों का एक्सपोर्ट हुआ करता था। तो एक अंग्रेजों ने 1789 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में इन्होंने एक तरह से कहें प्रतिबंध लगाया कि भारत से बच्चों का या फिर कहें दासों का एक्सपोर्ट नहीं होगा। लेकिन अंग्रेज मद्रास में भी थे, सूरत में भी थे, बंगाल में भी थे, ये अपने यहाँ भी इंपोर्ट करते थे। किसको, तो खासकर अफ्रीकी वासियों को, खासकर जो कहें जो हब्से हुआ करते थे उनको वहां से एक्सपोर्ट करके लाया जाता था। ये अपने महलों में, ठिकानों में, किलों में अफ्रीकी दासों को भी रखे हुए थे। सोचिए कितना बड़ा धब्बा था समाज पे ये चीज, दास्ता वाला। एंशिएंट दास्ता नहीं था, लेकिन दास्ता का एक बड़ा ही घिनौना स्वरूप चल रहा था। तो आप समाज में शासक, आम जनता, अभिजात वर्ग यानी कहें कुलीन, इसको दीजिएगा उदाहरण के तौर पे, महिलाओं की स्थिति बताइएगा, फिर दास्ता का भी बताइएगा। ये सब चीजें थी समाज में विद्यमान थी, ठीक है। उसके बाद आगे चल के 1843 में इंडियन स्लेवरी एक्ट लाया गया, जब ये दास्ता को पूरी तरह से बंद किया गया। अंग्रेजों का एक बड़ा अच्छा काम ये भी था, इंडियन स्लेवरी एक्ट लाना, ठीक है। वो अंग्रेजों के कुछ देन हम जब चर्चा करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म होने को होगा, तब हम अंग्रेजों के क्या क्या उनका जो देन था वो भी हम जिक्र करेंगे। देन भले ही ना हो, लेकिन अप्रत्यक्ष जो हमें मिला वो भी हम उस पर जिक्र करेंगे। अब आते हैं सामाजिक व्यवस्था में ही शिक्षा वाली बात पे। शिक्षा भी समाज का एक अंग होता है। शिक्षा में आप देखेंगे प्राचीन काल से ही भारत शिक्षा का केंद्र रहा था।
इवन मिडिवल पीरियड में जब आते हैं तो मिडिवल पीरियड में भी शासन का स्वरूप चेंज होता है, सत्ता पे बैठने वाले लोग चेंज होते हैं। तो कौन आता है वहां से, तुर्की, अफगानी या फिर कहें मुगल जो आते हैं, तो फारसी एक लैंग्वेज बन गई शासन की, फारसी है ना। तो फारसी से क्या हुआ कि संस्कृत से जो लोगों का झुकाव था ना वो थोड़ा कम हो गया। क्यों? क्योंकि मुगल दरबार में या कहें कि उसके बाद जो छोटे छोटे आसानियां जो नवाब थे जहां पे मुस्लिम शासक हुआ करते थे, उनके दरबार में ऑफिशियल लैंग्वेज अमूमन फारसी था। तो जब फारसी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया तो जो व्यक्ति चाहेगा कि हम साम्राज्य के या फिर मुगल सम्राट के निकट आए या फिर अलग अलग शासकों के निकट आए जो मुस्लिम शासक थे, तो आपको फारसी का ज्ञान होना चाहिए। तो संस्कृत के बजाय फारसी पे फोकस हो गया। जैसे आज के डेट में कहें हम रीजनल लैंग्वेज के बजाय इंग्लिश पे फोकस करते हैं। इंग्लिश पे फोकस इसलिए किए कि अंग्रेजों की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था? फारसी। तो फारसी का संस्कृत का थोड़ा सा बोलबाला कम हुआ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे केंद्र थे संस्कृत के, खासकर सबसे बड़ा नाम आता है काशी का, मिथिला का। ऐसे ही आप साउथ में देखेंगे तो त्रावणकोर भी काफी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। तो ये सब आप कुछ उदाहरण दीजिएगा। और साथ में बर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था, आया था, उसने काशी को भारत का एथंज कहा था। एथंज का मतलब ये था कि बेसिकली वो शिक्षा का एक बहुत बड़ा हब था, है ना। तो ये चीजें उदाहरण आप दीजिएगा। और इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि अरबी 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 भी आता है कि क्या अरबी को क्यों नहीं बढ़ाया गया। तो बेसिकली इनकी लैंग्वेज थी ऑफिशियल फारसी, तो अरबी को बढ़ावा नहीं दिया गया। लेकिन कुरान को पढ़ने के लिए या फिर कहें सत्ता में अपना बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रभाव दिखाने के लिए लोग अरबी भी सीखा करते थे, है ना। तो वो चीज आप देखिएगा, धार्मिक शिक्षा के कारण अरबी का महत्व अपने आप में बढ़ गया था। बंगाल में बिहार और बंगाल में संस्कृति कहें इसका, संस्कृत के कुछ हब थे, उसको कहा जाता था तोल या चतुष्पाठी। जो संस्कृत शिक्षा के जो केंद्र थे, हब थे, उनको तोल या चतुष्पाठी कहा था। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले इलाके में खासकर, ठीक है। तो ये था दोस्तों इसमें शिक्षा के क्षेत्र में एक और क्रांति आती है इसी टाइम पे। आप अगर याद देंगे जब अंग्रेज आए तो उनके साथ साथ हिडन एजेंडा में एक ईसाइयत का प्रचार करना भी था। ईसाइयत का प्रचार अंग्रेजों के आने के पहले बहुत ज्यादा नहीं हुआ था। तो अंग्रेजों के साथ साथ कई सारे ईसाई मशीनरी भी आए साथ में, है ना। उनको ब्रिटेन से भी सहयोग मिला, यूरोप के अन्य कंट्रीज से भी सहयोग मिला। लेकिन जब ये आए तो उन्होंने क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी, प्रिंटिंग प्रेस की। तो प्रिंटिंग प्रेस में क्या होता है कि कई सारे भारतीय धर्म ग्रंथों का एक तरह से कहें जो अभी तक औपचारिक बुक नहीं था, उनका एक तरह से कहें बुक के फॉर्म में उनको लाया गया। कई सारे चीजों का अनुवाद भी हुआ। और इवन आप कहें तो जो मिशनरी आए थे उन्होंने सबसे पहले बाइबिल का, जो उनका धर्म ग्रंथ है ईसाइयों का, बाइबल का अनुवाद किया बंगाली में, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना शिक्षा में आप बता दीजिएगा कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होने से शिक्षा में औपचारिकरण जो हुआ वो ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये था दोस्तों शिक्षा वाला, समाज का और शिक्षा का हो गया। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पे। आर्थिक स्थिति में क्या था? तो अर्थव्यवस्था में दो चीजें थी, एक कृषि और दूसरा व्यापार। तो कृषि और व्यापार में क्या था, कृषि कौन करता था? किसान। व्यापार कौन करता था? व्यापारी। तो किसानों और व्यापारी की स्थिति आप देखेंगे तो किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा मतलब कहें उज्जवल भविष्य नहीं रहा उनका, लेकिन व्यापारियों का भविष्य बहुत उज्जवल था। 18वीं शताब्दी में जो व्यापारी थे, कहा जाता है कि उनमें से कई पूंजीपति थे, उन्होंने बैंकिंग प्रणाली शुरू करी थी, पैरेलल बैंकिंग। जगत सेठ का नाम अगर आपको याद होगा। ऐसे ही तेलंगाना हैदराबाद वाला इलाके में जो आज का आंध्र प्रदेश वाला इलाका है पूरा, वहां पे चेट्टी नामक व्यापारी हुआ करते थे, जगत सेठ और चेट्टी। तो चेट्टी क्या थे? बेसिकली ये लोग हुंडी वगैरह चलाते थे। हुंडी का मतलब ये हुआ कि आप समझिए जो आजकल बैंकिंग ड्राफ्ट होता है, आप यहाँ से चेक बनवाए या ड्राफ्ट बनवाए और उसको कहीं और ले जाके भुना लेते हैं, वैसे ही ये व्यापारी होते थे, छोटे मोटे क्या, बहुत धनाढ़ व्यापारी होते थे, बहुत बड़े। इनका बंगाल से लेके गुजरात तक, आप कहें साउथ से लेके नॉर्थ तक, पूरा इनका अपना अपना इनके एजेंट्स हुआ करते थे। तो ये हुंडी जारी करते थे, यानी एक तरह से बैंकिंग ड्राफ्ट जारी करते थे। आप गए वहां पे बंगाल में, उनको पैसा दिया, हुंडी लिया, यानी कि एक प्रमाण पत्र टाइप का एक लेटर लिया, और आप गए गुजरात में, वहां पे उनके अपने एजेंट हुआ करते थे। आपने जो पैसा यहाँ दिया है, कुछ कमीशन देने के बाद वहां वो आपका मेन पैसा मिल जाता था।
तो आपको पैसे लेके जाने का जो डर होता था रास्ते में कि लूट मार हो जाएगा, तो वो सब खत्म हो गया था। तो हुंडी का ये एक बड़ा दिन था, हुंडी के। और जो जगत सेठ बंधु थे, इनके बारे में मैंने बताया भी था प्लासी वाले उदाहरण में, कि वर्ल्ड के सबसे धनी लोगों में काउंट होते थे। अमीर, जो वर्ल्ड के कुछ अमीर थे उस टाइम पे गिने चुने, कहा तो ये भी जाता है कि वर्ल्ड के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति थे। उस टाइम पे डाटा मिलना निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप ये लिखिए कि वर्ल्ड के सबसे धनी लोगों में सुकुमार थे जगत सेठ बंधु, ठीक है। कृषि का वाणिज्यीकरण स्टार्ट हो जाता है इसी दौर में, जब अंग्रेज आए तब। अंग्रेजों के आने के पहले भी अंग्रेजों ने, और क्या कहें यूरोपियन है, या चाहे वो फ्रांसीसी हो, डेन हो या पुर्तगाली हो, इन लोगों ने भारत के अलग अलग इलाकों में इस तरीके से डिमांड किया चीजों का, वस्तुओं का। जब ये खासकर शुरू में क्या थे, वो यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते थे ज्यादातर चीजों का। तो भारत से उन्होंने बेसिकली मसाला हो, कई सारे उदाहरण है, मसाला है, नील है, रत्न है, औषधि, दस्तकारी की जो वस्तुएं होती हैं, वस्त्र होते थे, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, कालीन वगैरह, ठीक है, शक्कर, या फिर कहें कई सारे कीमती जो धातु भी हुआ करते थे, वो भी हम एक्सपोर्ट करते थे। और ले आके किया हम उससे, उसके बदले क्या लेते थे, तो सोना चांदी या कहें बुलियन। तो उस टाइम पे वाणिज्यीकरण भी कहीं ना कहीं हर जगह स्टार्ट हो चुका था। अंग्रेजों ने जो वाणिज्यीकरण किया वो जबरन था। जब वो नील की खेती कराए, या फिर कहें जो स्थानीय जो भी कृषि में जो भी उत्पादन होता था उसको बंद करा के कुछ वैकल्पिक खेती कराए, तो वो था कृषि का वाणिज्यीकरण। कपास का उदाहरण भी आप पेश कर सकते हो उसमें। तो उसमें क्या था कि कच्चा माल चाहिए था उनको, तो कच्चा माल के लिए उन्होंने जो जबरन कराया वो वाणिज्यीकरण। लेकिन औपचारिक वाणिज्यीकरण की शुरुआत 18वीं सेंचुरी में हो गई थी, ठीक ठाक पूरे ऑल इंडिया में, अगर कहें तो पैन इंडिया में ये चीज हो गया था। तो वो आप लिखेगा। कृषि में क्या था, कृषि में अमूमन पतन ही हुआ, उत्थान नहीं हुआ। जो पैदावार था, आपको मैंने 18वीं सेंचुरी जो मुगल साम्राज्य का पतन बताया था, उसमें इरफान हबीब वाला एक स्टेटमेंट दिया था, कृषि का संकट। तो कृषि का संकट क्या था, खालसा भूमि बढ़ता गया, किसानों से अधिक जमींदार या कहें जागीरदार अधिक से अधिक भू राजस्व वसूलने की कोशिश किए। जमा और हासिल का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जमा को, अनुमान को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया, जो एक्चुअल रेवेन्यू था वो कम हो गया। अंत में किसानों ने पलायन भी करना शुरू किया। किसान अमूमन सोचिए किसी एक गांव से दूसरे जगह गांव नहीं जाता था, बट आप अभी याद करिएगा कि अपने पुरखों का बारे में सुनिएगा, तो अगर आप जड़ को देखेंगे अपने अपने गाँव में या अपने अपने शहरों में, जो जड़ था ना हमारा, वो सब कहीं ना कहीं से लोग भागे। कई लोग, अधिकांशतः वो कहीं ना कहीं दूसरे इलाके से आके दूसरे इलाके, एक इलाके से आके दूसरे इलाके में बसे हुए लोग थे। तो कृषि का जो कृषकों का पलायन था ये एक बड़ा मुद्दा था। कारण क्या था, कृषि का संकट, यानी कि अधिक से अधिक भू राजस्व मांगना। तो ये सब कारण थे इकोनॉमी में, इसको लिखिएगा। कुछ व्यापारिक केंद्र थे, उनके मैं नाम बता रहा हूं, वो देख लीजिएगा। ढाका, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, ये सब सूती वस्त्र के केंद्र थे। ऐसे ही मुर्शिदाबाद, आगरा, लाहौर, गुजरात, ये सब रेशमी वस्त्र के बहुत बड़े केंद्र थे। कश्मीर, लाहौर, ये दोनों ऊनी वस्त्र के बहुत केंद्र थे, खासकर कश्मीर आज भी ऊनी वस्त्र का केंद्र है। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, मैसूर, पंजाब, अवध, ये सब ना इलाकों का कोट करिएगा। ये सब इलाके आर्थिक दृष्टि से ऐसा नहीं कि इनका पतन हुआ था पूरा का पूरा, जैसे कि 18वीं सेंचुरी डिबेट में सर जदुना सरकार कहते हैं। ये सब इलाके आर्थिक दृष्टि से भले ही मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, लेकिन इन सब इलाकों में रीजनल सत्ता उत्थान पे थी, और वहां पे इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज थी वो काफी बढ़ गई थी। तो ये चीज आप कोट करिएगा। धीरे धीरे अंग्रेजों ने कैसे उसको भी डाउन किया, वो बाद में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और अंग्रेजों का जो प्रभाव था, खासकर बंगाल वाले इलाके में, बिहार वाले इलाके में, 1757 के बाद अगर आप देखेंगे तो लगभग 45-50 साल आता है। तो 45-50 साल के पीरियड में इन्होंने बंगाल को पूरी तरह से लूटा ही। तो बहुत ज्यादा यहाँ आर्थिक दृष्टि से, चाहे वो कृषि हो या वाणिज्य हो, बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ, इवन उसका ह्रास ही हुआ। यही आपको कोट करना है, ठीक है। अब आते हैं अगले मुद्दे पे, सामाजिक सांस्कृतिक वाले में, के बाद अर्थव्यवस्था के बाद सांस्कृतिक स्थिति में, सामाजिक, शिक्षा और अर्थव्यवस्था के बाद सांस्कृतिक स्थिति के बारे में। तो अब 18वीं सेंचुरी में अगर हम कहेंगे बहुत ज्यादा क्या स्थापत्य का विकास हुआ, मतलब स्थापत्य मतलब वास्तुकला का क्या कोई बड़ा उदाहरण पेश हुआ, जैसे कि हम मेडिवल पीरियड में, खासकर मुगल पीरियड में देखते हैं, जैसे लाल किला का हम उदाहरण देते हैं, आगरा का किला का उदाहरण देते हैं, ताजमहल का हम उदाहरण देते हैं, चाहे वो दिल्ली सल्तनत काल में हम और उदाहरण देते हैं। क्या उस तरह कुछ उदाहरण था इस टाइम पे? तो एक बड़ा उदाहरण आता है इमामबाड़ा। आप में से कई लोग अगर यहाँ गए होंगे लखनऊ का इमामबाड़ा के बारे में, 1784 में इसका निर्माण हुआ था। किसने कराया था? तो अवध का नवाब था आस्तुदौला, उसने करवाया था। क्यों करवाया था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। आपको पता है अवध में उस टाइम पे अकाल पड़ा हुआ था, अकाल से ना लोग भूखे मर रहे थे। तो लोगों को रोजगार देने के लिए, ताकि लोग भूखे ना मरे, रोजगार देने के लिए
इमामबाड़ा का इन्होंने बनवाया। कहा जाता है कि इसको बनाने में कई साल लग गए, लगभग 11-12 साल, और 15,000 से ऊपर मजदूर इसमें खटते रहे थे। तो उसका एक पर्पस ये भी था, जो कहें कि उसका मानवीय पहलू, कि अकाल के समय में लोगों को रोजगार देना, ये भी एक बड़ा कारण था। आते हैं इमामबाड़ा के बारे में कि इसकी क्या विशेषता थी। ये एकमात्र ऐसा इमारत है, और एक अभी जयपुर वाला भी उदाहरण देंगे, खासकर जंतर मंतर का, वो मैं उदाहरण दूंगा। तो वो दो चीजें ऐसी थी जो खुल के आती हैं कि इस टाइम पे स्पेशली इनका स्थापत्य की दृष्टि से इनका निर्माण हुआ। ठीक है, तो इमामबाड़ा में क्या है, ये बेसिकली बड़ा सा गुंबदनुमा इमारत है। इसकी जो खासियत है सबसे बड़ी, इसमें स्तंभ यानी कि पिलर्स का यूज नहीं हुआ है। तो पिलर्स का यूज नहीं होने से ये इसका एक आकर्षक पहलू है। इसमें आप कभी जाएंगे तो जाने के कई रास्ते हैं। भूल भुलैया एक उदाहरण है इसका, भूल भुलैया के नाम से भी फेमस जगह है ना। तो आप जाएंगे इसमें कहीं घूमते हुए तो जाने के कई रास्ते हैं, लेकिन वापस आने का केवल 2 रास्ता है। इसीलिए इसको कहा जाता है भूल भुलैया वाला इमारत भी, है ना। इमामबाड़ा इसको कोट करिएगा सामाजिक सांस्कृतिक में, खासकर स्थापत्य की दृष्टि से। दूसरा जो था वेधशाला, है ना, ये बेसिकली इसको कहें एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का मतलब ये है कि खगोल शास्त्र वगैरह का अध्ययन करने के लिए। तो जयपुर के राजा थे महाराजा ये समाई जय सिंह, उन्होंने बनाए थे। उन्होंने 5 अलग अलग जंतर मंतर टाइप के बनवाए थे। क्या था वो, कहाँ था, जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन एवं मथुरा। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। इसको मेंस में 5 का नाम नहीं कोट कीजिएगा। आप ये बताइएगा वेधशाला का भी निर्माण हुआ, जैसे कि जयपुर, दिल्ली वगैरह वगैरह, है ना। 5 नाम है, 5 जगहों पे, जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा, उज्जैन। ये कौन बनवाया था, तो ज्योतिष के लिए, ज्योतिष विद्या के अध्ययन के लिए समाई जय सिंह, जो जयपुर के शासक थे उस टाइम पे, उन्होंने बनाया था। तो ये था ओवरऑल। इसके अलावा पंजाब में भी कुछ डेवलपमेंट हुआ। पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह का शासन था। तो महाराजा रंजीत सिंह ने बेसिकली कहें तो स्वर्ण मंदिर तो पहले का बना हुआ था। स्वर्ण मंदिर में उन्होंने क्या किया, तो संगमरमर लगवाने का काम किया। तो अगर आपसे पूछे कि 18th सेंचुरी में संगमरमर, 18th क्या ही कहें इसको, तो आगे ही बढ़िएगा, बट लिख सकते हैं आप इस वाले पीरियड में कि स्वर्ण मंदिर में संगमरमर लगाने का काम भी हुआ था महाराजा रंजीत सिंह के समय में। उन्होंने स्वर्ण मंदिर के जो ऊपर कलश लगे होते हैं उसमें स्वर्ण पत्र गड़वाया था। ठीक है, तो ये चीजें थी। एक और उदाहरण आता है 18th सेंचुरी में, भरतपुर का उदाहरण आता है। सूरजमल जाट एक शासक थे भरतपुर के, जाट शासक थे भरतपुर। तो भरतपुर की राजधानी थी डीग। तो डीग को इन्होंने आगरा की तरह एक प्लांट सिटी के तौर पे बसाने की कोशिश किया था। हालांकि इनकी योजना असफल हो गई। कारण ये था कि उस समय जाटों को कई सारे मराठों का भी आक्रमण का भय था। इधर से दिल्ली नजदीक था, है ना, ये सब भरतपुर इलाके से। तो ये सब चीजें थी। तो कुल मिला के ये इनका पूरा था। आप उदाहरण के तौर पे और भी कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे कि मार्तंड वर्मा का नाम दीजिएगा, त्रावणकोर का, उन्होंने वहां काफी सांस्कृतिक दृष्टि से आगे बढ़ाया। ऐसे ही निजाम में हैदराबाद, मैसूर के लिए और जो हैदर अली टिप्पू सुल्तान का नाम लीजिएगा, उनके कुछ उदाहरण पेश कर सकते हैं। मराठा का उदाहरण दे दिया कि इन्होंने भी कई सारे किले वगैरह का निर्माण अपने पेशवाओं ने भी कराया था। तो ये सब चीजें थी, बट बहुत ज्यादा उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल कोट करने का रहेगा। मेन आप इन दोनों को जरूर दीजिएगा, इमामबाड़ा को और वेधशाला वाला जो ज्योतिष का केंद्र था। ठीक है, तो ये था दोस्तों पूरा 18th सेंचुरी के लिए भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति की स्थिति, एक ओवरऑल जानकारी के लिए। इनमें अगर अलग अलग कहें केवल सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति, केवल सांस्कृतिक की स्थिति के लिए, फिर आपको सांस्कृतिक में इसके अलावा आपको त्रावणकोर का भी उदाहरण कोट करना पड़ेगा, है ना, मैसूर का भी उदाहरण कोट करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं पंजाब का भी उदाहरण कोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब उदाहरण कोट करके आप इस आंसर को पूरा करिएगा। मेंस वाले सवाल में इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे कि और क्या क्या हो सकता है। तो ये था पूरा एक ओवरऑल इसका कहें कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जानकारी। अगले जो कुछ लेक्चर्स होंगे उसमें 18th सेंचुरी पे ही चलाऊंगा। इसमें केवल मोस्ट प्रोबेबली केवल क्या प्रीलिम्स और मेंस दोनों से रहेगा, लेकिन ज्यादातर पोर्शन प्रीलिम्स पे फोकस रहेगा इसमें, ताकि इसको एक पूरा 18th सेंचुरी क्लियर हो जाए। उसके बाद हम शुरू करेंगे कर्नाटक में जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, या फिर कहें उसके पहले जो एंग्लो फ्रेंच वाला था वो हिस्सा और डुप्ले का हिस्सा, और साथ में जो भारत में यूरोपीय आए अलग अलग, तो उनके आने का क्या उद्देश्य था, खासकर पुर्तगालियों से शुरू करके, वो भी एक अलग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ताकि और उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे अंग्रेजों के बाकी काम पे। ठीक है, और अर्थव्यवस्था में क्या स्थिति प्रभाव पड़ा, ये सब चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।